बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं कि जैसे कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे कि पदार्थ या द्रव्य या मैटर क्या होता है। तो देख बच्चों, वही चीज़ आपका फिर से है कि ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, जिसका कुछ न कुछ आयतन होता हो, वो आपका क्या कहलाता है? द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। ठीक है बच्चों, ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है, जिसका आयतन होता है तथा जिसका भार होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, हम जानते हैं कि पदार्थ आपका क्या होता है? ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता हो, जिसका आयतन होता हो, जिसका भार होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। बच्चों, हम पढ़ चुके होंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है बच्चों, अब ठोस, द्रव, गैस में परिवर्तन कैसे होता है? ठीक है, उनकी अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, चेंज कैसे होता है? तो देखो बच्चों, जो अवस्था में परिवर्तन होता है वो आपका 2 तरीके का होता है। ठीक है, अगर हम इसमें बात कर ले परिवर्तन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चेंज। अगर हम परिवर्तन की बात करेंगे तो परिवर्तन आपका 2 तरीके से होता है। पहला आपका होता है भौतिक परिवर्तन। पहला आपका होता है भौतिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा इसमें होता है आपका रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों, एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चों बात कर ले कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखो, ऐसा परिवर्तन, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, या इसी परिभाषा को एक और तरीके से हम दे सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
उसे क्या कहेंगे हम? भौतिक परिवर्तन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात कर दे बच्चों, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर दें तो इसका एग्जाम्पल बर्फ का जमना, इसका आपका क्या हो जाएगा? बर्फ का जमना। और फिर इसके बाद इसमें बर्फ का जमना और ठीक होगा जल का वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण होना। देखो बच्चों, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, दोनों एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं? आपका देख सकते हैं। अगर बर्फ आपका जम रहा है या पानी आपका जम रहा है तो हम इसको देख सकते हैं, और जल आपका जब वाष्पीकृत होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगर देखो बच्चों, अगर इसके हम पहले परिभाषा के अनुसार देखिए तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा इसको महसूस कर सकते हैं। और दूसरी परिभाषा के अनुसार हम देखा जाए कि पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ जो होता है, बर्फ जब पानी रहता है तब इसका सूत्र क्या होता है? H2O, ये जल की अवस्था में। तो क्या ऐसा होता होगा बच्चों कि जब ये बर्फ बनता होगा तो इस यहां पे बर्फ का सूत्र क्या अलग हो जाएगा? बर्फ का सूत्र भी वही आएगा जो आपका किसका होता है? पानी का होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपका क्या हो जाएगा? H2O। लेकिन जब यही बर्फ, यही जल क्या करता है? वाष्पीकृत होता है। यानी कि जब ये आपका जल से वाष्प बनता है, जब ये जल से आपका क्या बनता है? वाष्प बनता है। तो क्या जब वाष्प बनता है तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो बदल जाता है बच्चों, कि वही रहता है? आपका वही रहेगा। ये क्या, ये तब भी क्या होगा? H2O। तो ऐसा कोई परिवर्तन कि जिसको हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या कर सके? महसूस कर सके, वो हमारा क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। या ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई भी परिवर्तन ना होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। अब बच्चों हम दूसरा परिवर्तन देख लेते हैं। हमारा दूसरा परिवर्तन क्या है? दूसरा परिवर्तन है हमारा रासायनिक परिवर्तन, जिसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? केमिकल चेंज। ठीक है बच्चों। अब अगर रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो देखो बच्चों इसका डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस, या महसूस की जगह कर दो अनुभव कर सकते हैं, उसे अनुभव नहीं कर सकते। हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या इसी का हम दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का घटन बदल जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सबसे पहला आपका होगा दूध से दही बनना।
पहला एग्जांपल होगा आपका दूध से दही बनना। दूसरा, लोहे पर जंग लगना। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या दूसरी डिफिनेशन हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ संगठन बदल जाता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल में है दूध से दही बनना। क्या बच्चों आप दूध से दही बनते हुए देख सकते हैं? हाँ, कुछ लोग होंगे देख भी सकते हैं। तो आप क्या आप इसको क्या करेंगे? इसको प्रयोग करके देखिए, लगभग हर किसी के पास दूध मिल जाएगा। तो आप एक काम कीजिएगा, दूध रख लीजिएगा, ठीक है, और उसको रात भर बैठ के देखिएगा कि वो आपका दूध से दही कब बनता है। ठीक है बच्चों, तभी तो देखिए बच्चों, दूध से दही बनना इसको भी हम नहीं देख सकते हैं, और लोहे पर जंग लगना भी हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, या इस तरीके से अगर यहाँ पे इसके संगठन की बात करें तो दूध से जब दही बनता है तो यहाँ पे इसका संगठन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दूध से दही एक एसिड की उपस्थिति में क्या करता है? बदल जाता है। और लोहे पे जंग लगना भी आपका किसकी वजह से बदलता है? नम वायु के कारण बदलता है, या कहे तो आपका ऑक्सीजन और जल की वजह से लोहे पर क्या लगता है? जंग लगता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें क्लियर हो गई हमारी। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ में परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक भौतिक और एक रासायनिक। अब जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसी रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, बट थोड़ा सा चेंज रहेगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो आ जाते हैं हम आपके मेन टॉपिक पर। हमारा मेन टॉपिक क्या है? हमारा मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन, ये आपका है केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तथा नया पदार्थ अपने मूल पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चों, हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में है आपका, इसका एग्जाम्पल में है आपका, अब यहां पर लेते हैं H2 प्लस O2, ये दोनों मिला के हम बना देते हैं यहां पर 2H2O, यहां पर 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखो बच्चों, अब इस डिफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा नया पदार्थ अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या इस घटना को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इस परिघटना को भी हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो बच्चों कि ये जो पदार्थ ही आपका बना है, दो पदार्थ संयोग किए, एक नया पदार्थ बना है, तो ये अलग कैसे होगा? अगर इसकी मूल अवस्था देखी जाए तो एक गैस अवस्था में पाया जाता है बच्चों, और ऑक्सीजन भी आपको किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन H2O इसका किसका सूत्र है? जल का। तो जल किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो हुआ ना बच्चों? तो देखो,
जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाएंगे और नया पदार्थ जो बनेगा वो अपने मूल पदार्थ से क्या होगा, अलग होना चाहिए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रासायनिक अवक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहेंगे हम, रासायनिक अवक्रिया। अब अगर इसकी बात कर लें तो रासायनिक अवक्रिया के दो भाग होते हैं। रासायनिक अवक्रिया के दो भाग होते हैं। क्या होते हैं आपके, दो भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर इन दोनों भागों की बात कर दें, ये दोनों भाग क्या क्या होते हैं, तो इसमें से एक भाग होता है अभिकारक, एक भाग होता है आपका अभिकारक जिसको रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, पहला भाग है आपका, और दूसरा भाग होता है आपका उत्पाद जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, हम इस तरीके से जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो चलो बच्चों हम बात कर लेते हैं अभिकारक। हम बात कर लेते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या होता है आपका, तो देखो वे पदार्थ जो रासायनिक अवक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, बच्चों इस वाले अभिक्रिया में अगर बात कर लें तो यहां पे कौन भाग ले रहा है, H2 और O2, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो ये दोनों यहां पर क्या कहलाएंगे, आपके अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपके अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बात करते हैं उत्पाद क्या होता है आपका। उत्पाद की अगर हम बात कर लें तो देखो उत्पाद जो है वह पदार्थ जो रासायनिक अवक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, रासायनिक अवक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बनता है, जो रासायनिक अवक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बच्चों, उत्पाद कहते हैं। अब इसी रिएक्शन का हम क्या कर लेते हैं, आपका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर देखो बच्चों ये दोनों क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, एग्जांपल है आपका बच्चों, ये देखो यहाँ पे दोनों भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे H2 और O2 ये आपका क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका अभिकारक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखो इन दोनों को मिलने के बाद आपकी रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो गई, खत्म होने के बाद क्या बना आपका H2O, क्या बना आपका H2O, तो H2O क्या कहलाएगा, आपका उत्पाद कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद अगली हेडिंग आ जाती है आपकी रासायनिक समीकरण। अब देखो बच्चों रासायनिक समीकरण, इसको बोलते हैं केमिकल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अब रासायनिक समीकरण की बात करें कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं को उनके
संकेतों, उनके संकेतों या संकेतों प्रतीकों, संकेतों प्रतीकों या सूत्र को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बार एग्जांपल लेते हैं। हम उन तत्वों का जो नाम होता है उसके साथ लिखेंगे और दूसरा उसी एग्जांपल को हम क्या करेंगे, उसके संकेत या उसके प्रतीक या उसके सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हम वही जल फिर से बना देते हैं आपका, नहीं इस बार दूसरा लेते हैं, जल नहीं बनाते, कुछ दूसरा ले लेते हैं। चलिए हम आपका ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लो। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन जब भी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये सदैव आपका क्या बनाएंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, अब उसी चीज को हम उसके प्रतीक के रूप में व्यक्त करेंगे। यहां पे इस तरीके से व्यक्त कर दिए तो देखिए बच्चों एक थोड़े से ज्यादा जगह कवर कर रहा है, ठीक है। अब इसी के इसको प्रतीक रूप में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम ले लेते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन का सूत्र होता है C। ऑक्सीजन लेते हैं जिसका होता है O2। अब इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, CO2, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए जो रासायनिक समीकरण होता है वो आपका इस तरीके से ना लिखकर उसको इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो अगर इस तरीके को देखा जाएगा तो इस थोड़ा सा लॉन्ग होता है इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है इसीलिए हम ज्यादातर इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ में परिवर्तन कितने प्रकार से होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया के कितने भाग होते हैं, और रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है बच्चों। आपका जो बोर्ड के नजरिए से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो सबसे इसके बाद आपकी हेडिंग है रासायनिक समीकरण को लिखना, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। आपसे मिलते हैं हम अगले क्लास में, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।